नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से विज्ञान विषय का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ तथ्यों को वीडियो के माध्यम से लाई हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए बढ़ते अपनी टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम इस चैप्टर के कुछ तथ्यों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे लिखा है। वो इसलिए क्योंकि ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी और वैसे भी मैंने देखा है कि हमारी एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे कि आखिर क्या होती है। भौतिक परिवर्तन, जब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि रसायन चेंज नहीं होता, या हम कह सकते हैं नए रसायन का निर्माण नहीं होता। जैसे बर्फ की अवस्था जरूर बदल जाती है, लेकिन उसमें रसायन चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि अगर रसायन चेंज नहीं होता और इसमें नए रसायन का निर्माण नहीं होता तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में रसायन चेंज होता है। रासायनिक परिवर्तन में रसायन चेंज होता है या नए रसायन का निर्माण होता है। जैसे कि कागज को जलाने पर CO2 बनता है, तो यहाँ पर रसायन चेंज हो रहा है। कागज था, उससे CO2 मिल रहा है, मतलब कि रसायन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर रसायन चेंज हो रहा है और नए रसायन का निर्माण हो रहा है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन जैसे कि मतलब रसायन चेंज होता है, तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगले देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कि यहाँ पे अभिक्रिया हुई है, तो हम क्या करते हैं, मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कौन कौन से? सबसे पहला अवस्था में परिवर्तन, फिर रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तन होना, ठीक है। और रंग में परिवर्तन जब केमिकल का रंग चेंज हो जाता है, कुछ अभिक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि केमिकल का जो रंग है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि गैस का निकास या उत्सर्जन। तो हमने क्या देखा, हमने पिछले वाले उदाहरण में इससे पीछे देखा एक उदाहरण कि कागज को जलाने पर CO2 बनता है, तो वहां पर गैस का निकास हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, तो हम देखते हैं आगे हमने एक उदाहरण ले रखा है, जैसे कि मैं बताती हूँ। जब हम Zn मतलब कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो वहां पर साल्ट बनेगा और H2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने क्या देखा कि गैस का निकास हो रहा है, H2 गैस निकल रही, मतलब कि गैस का निकास हो रहा है। और जब फ्लास्क को छुएंगे तो वह गर्म प्रतीत होगा, गर्म मतलब कि उसे छूने पर गर्म प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन हुआ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। कौन सा हमने उदाहरण लिया, जैसे कि मतलब हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि जिंक और H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल,
कि अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ पर साल्ट बनेगा और H2 गैस निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि गैस निकल रही है यानी कि अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे, जब हम फ्लास्क को छुएंगे तो वह गर्म प्रतीत होता है। ठीक है, और दूसरा और ले लेते हैं, जैसे कि लोहा। लोहा क्या होता है, जब हम नया नया लोहा लेते हैं, नया नया लोहा होता है वो अलग रंग का होता है। ठीक है, और जब उसे आर्द्र वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर क्या होती है, जंग लग जाती है और तो उसका रंग बदल जाता है, मतलब कि वो भूरे कलर का हो जाता है लोहा। तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो रहा है, जो कि हम दूसरे नंबर पे देख रहे हैं ना, रंग में परिवर्तन, तो यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और उदाहरण जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, यानी कि राख मिलता है। तो यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन मतलब कि रसायन चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद में हम अगले चलते हैं। इसका मैंने एक अन्य उदाहरण ले रखा है, लोहे पर जंग लेना, मैग्नीशियम रिबन को जलाना। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की हम सटीक परिभाषा पढ़ेंगे क्या, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ जैसे कि हम मान लेते हैं कि CaCO3 वो एक पदार्थ हो गया और उससे फिर हम CaO प्लस CO2 बनाते हैं। तो एक या एक से अधिक, एक का हम अगर लें तो CaCO3 और एक से अधिक जैसे कि यहाँ नीचे मैंने लिख रखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी अगर हम अभिक्रिया करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मतलब कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसे ही CaCO3, तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे रुको एक मिनट मैं बताती हूँ। जैसे कि CaCO3 क्या बनाते, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। ठीक है, CaCO3 यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पदार्थ है और उससे अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं। और यहाँ पर हम देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी कि एक से अधिक पदार्थ है जो कि नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक भिन्न गुणधर्मों वाला नया पदार्थ बना रहे हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब दूसरी चीज, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और इस अभिक्रिया के दौरान जब हम ये अभिक्रिया करते हैं, इसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है, जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है इससे, तो हम उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ये भाग ले रहे हैं, ये अभिकारक है और यह उत्पन्न हो रहा है यानी कि यह उत्पाद है। अगले बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया
हुई है। और हमने देख लिया कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास या उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, तब मतलब हम यहाँ वहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारकों और उत्पादों को, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को उनके रासायनिक सूत्र, ये उनके रासायनिक सूत्र है। अगर ऐसे हम उन्हें लिखे तो उसे ही हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है। शब्द समीकरण क्या होता है? शब्द समीकरण अभिकारकों और उत्पादों को शब्दों के द्वारा लिखना। यहाँ पर हमने उनके रासायनिक सूत्र लिखे हैं और यहाँ पर हम शब्दों के द्वारा, शब्द समीकरण में हम शब्दों के द्वारा लिखेंगे तो वहां पर हम कह सकते हैं यहाँ पे शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक है। अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखना या निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उनके शब्दों के द्वारा, अभिकारकों और उत्पादों को शब्दों के द्वारा निरूपित करना या लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण जब बीच में ये तीर होता है, तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों की अगर परमाणु संख्या समान हो तो उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर Mg और प्लस O2, यहाँ पर जो ये तत्व है इनके परमाणु संख्या समान नहीं है तो यह संतुलित समीकरण नहीं है। यहाँ नीचे इसका संतुलित समीकरण ये दिया है 2Mg प्लस O2 बराबर क्या बना रहा है? 2MgO। ठीक है, 2Mg प्लस O2 2MgO। अगले बढ़ते हैं। अच्छा, फिर आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, तीर के निशान के बाईं तथा दाईं ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या समान ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम इसका ठीक उल्टा संतुलित रासायनिकरण संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। उसमें परमाणु की संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और इसमें परमाणु संख्या अगर समान नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम नाम से भी समझ सकते हैं इसका, जब हम नाम लेते हैं संतुलित और असंतुलित, तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। ठीक है, अगर आ जाए कंकाली समीकरण किसे कहते हैं तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ Mg प्लस O2 MgO है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पे परमाणु संख्या दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसका महत्व क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, हम मान लेते हैं ये वाली अभिक्रिया, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, मतलब इसका MgO का उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या हो? बराबर हो। तो इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये कहा गया है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके उत्पाद तत्व और अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान जो है वह बराबर हो। ठीक है, इसका कुल द्रव्यमान और इसका कुल द्रव्यमान बराबर हो, इसलिए हमें कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, और आज हम लोगों ने कुछ मेन जो मैंने सीखे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मुख्य तथ्यों के बारे में। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आप सभी से
अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।